आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPSC एग्जाम की तैयारी के बारे में। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी होगी, लेकिन उन स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी नहीं होगी जो लोग अभी इसके बारे में सोच रहे हैं। वो कई सारी बातों को ध्यान में नहीं देते होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आपको MPPSC एग्जाम की तैयारी से पहले इन बातों को ध्यान में रखना है, इन बातों के बारे में सोचना है और ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप MPPSC एग्जाम की तैयारी शुरू करें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर की कि आपको किस बात को सबसे पहले इम्पोर्टेंट देना है। इम्पोर्टेंट इस बात को देना है कि MPPSC की तैयारी के लिए क्या आप एलिजिबल हो, क्या आप इसके योग्य हो। अब आप समझ रहे होंगे कि योग्यता के लिए मुझे कैसे पता चले कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं हूँ। इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला नंबर 1 है कि आपकी जो उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए, लेकिन लास्ट वाली जो उम्र है वो 40 साल क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप 39 साल के हो तब तक एग्जाम दे सकते हो, या 40वें साल में जस्ट गए हो तब एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि 40 साल की उम्र खत्म हो रही है और उसके बाद आप इस एग्जाम को दे रहे हो, तब इसके एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। नंबर 2 है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। आप तब भी इस एग्जाम में फॉर्म भर सकते हो, इस एग्जाम में बैठ सकते हो। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की कि आपको तैयारी के पहले किस बात को ध्यान में रखना है। आपको यह सोचना होगा कि आप किस पोस्ट या किस सर्विस में जाने के लिए इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, और ये भी ध्यान देना है कि आप जिस सर्विस में जाने की तैयारी करना चाहते हो क्या आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस साल आप MPPSC सिविल सर्विस का एग्जाम देने वाले होंगे उस साल के नोटिफिकेशन को आप चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन से अलग अलग सर्विस का एग्जाम होने वाला है, इसके बाद इस सर्विस के क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। तीसरे में ध्यान देना है कि सिलेबस देखना है, और सिलेबस में यह भी देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इस सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर 4 है कि आपको इस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि आखिर ये कितने स्टेज में कंप्लीट होता है। इसके बाद नोटिफिकेशन कब आता है, आपको कहां से चेक करना है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि आपको नोटिफिकेशन कैसे चेक करना है। आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको MPPSC की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ की नोटिफिकेशन चेक करते जाना है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि अगर आप MPPSC की वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते हैं तो आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट है वो पता चलते रहता है। तो जब भी MPPSC का जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की। तो आपको क्या करना है कि तैयारी से पहले पुराने साल के जितने पेपर हैं, मतलब कि 4-5 साल के जो पेपर हैं उनको डाउनलोड करना है या खरीदना है, या प्रिंट आउट करके आप निकलवा लो, या जहाँ से इंतजाम कर सको करो। लेकिन पुराने साल के 4-5 साल के पेपर आपको लेना है, उसे देखना है। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व करो, नहीं तो अच्छे से पहले देखो, पढ़ो, समझो कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद फिर आपको आगे की सोचनी है। अब बात करते हैं 6वें नंबर की, जो आपको ध्यान देना है या ध्यान में रखना है कि आप जिस सर्विस में जाना चाहते हो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आपको बताऊं कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, DSP बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, इनके पास क्या पावर होती है, फिर उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, कितने साल की ट्रेनिंग होने वाली है, फिर उसके बाद इनका ड्रेस कोड क्या होता है, और फिर इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि इनमें पोस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिस सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं आखिर ये सर्विस किस डिपार्टमेंट के अंडर में रहेगी। अब इसके बाद 7वां नंबर जो आपको ध्यान देना है कि आप डिसाइड करो कि तैयारी आप खुद कर पाओगे या कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। मतलब कि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक भी लेकर के आते हैं, उनको डिप्टी कलेक्टर DSP जैसी पोस्ट भी मिलती है। तो इस तरीके से आपको जानना होगा अपने आप से
कि क्या मैं सेल्फ स्टडी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या फिर मुझे कोचिंग या गाइडेंस की जरूरत है। अब इसके बाद 8वां नंबर है कि कोचिंग के लिए पैसे कहाँ से और कितना लगेगा। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोचिंग करते हैं तो भाई पैसे कहाँ से आएंगे, इसका इंतजाम कहाँ से होगा, क्या आप कोचिंग के पैसे दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, इस बात को भी सोचना बहुत जरूरी है। इसके बाद 9वां नंबर है कि चलिए ठीक है, कोचिंग के पैसे आपने इकट्ठे कर लिए, 2-3 लाख 4 लाख का इंतजाम कर लिया, लेकिन अब इसके बाद यह भी सोचने वाली बात है कि आप कोचिंग कहाँ से करोगे, मतलब कि कोचिंग कहाँ से करनी है, इस बात को भी तो सोचना जरूरी है। जब आप ये डिसाइड कर पाओगे तभी तो पैसे आपको एक्स्ट्रा में कलेक्ट करने हैं या नहीं करने हैं, इसका भी इंतजाम आप कर पाओगे और इस बारे में भी आप सोच पाओगे। इसके बाद 10वां नंबर है कि इस एग्जाम में सफलता या सक्सेस कब मिलेगी ये डिसाइड नहीं है। आप इस एग्जाम में जब बैठोगे तो हो सकता है कि पहली ही बार में इस एग्जाम में सफल हो जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप इस एग्जाम में पहली बार में सफल ना हो, दूसरी बार में भी ना हो, या चौथी या 5वीं बार में भी। तो 4-5 साल जब गुजर जाता है ना, तो इतने पैसों का इंतजाम नहीं होता कि आप 8-9 साल तक इस एग्जाम की तैयारी ही करते रहें। तो साथ ही ये भी सोचना होता है कि अगर आप 1-2 साल 3 साल तक लगा दिए पैसे, उसके बाद आपको करना क्या है। सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप असफल होते जाते हैं तो उसके बाद आपका बैकअप प्लान क्या होगा। बैकअप प्लान का मतलब ये है कि अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठते ही रहते हैं, मतलब कि हर साल आप एग्ज़ाम देते हैं और तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही आप कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं जिससे पैसों का इंतजाम भी होते रहे, ताकि घर की ज़रूरतें पूरी हो सकें, आपकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकें। इसी वजह से बैकअप प्लान करके भी चलना होता है। अब हम बात करते हैं 11वें नंबर की, कि आपको क्या करना है कि पिछले 10 नंबर तक हमने जो जो बातें कही हैं, जिन बातों पर आपको विचार करना है, जब ये चीज़ें आप कम्प्लीटली विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद अब आपको क्या करना है, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी है, जिसमें सबसे पहला काम करना है कि आपको टाइम टेबल बनाना होगा इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कि आपको कब क्या करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और इस टाइम टेबल को आपको कम से कम 1 साल तक फॉलो करना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं 12वें नंबर की। इस एग्ज़ाम की तैयारी में जब आपके पास केवल 2 मंथ बचे हों, मतलब कि एग्ज़ाम होने के लिए केवल 2 मंथ बचे हों, तब आपको मॉक टेस्ट लेना है। और मॉक टेस्ट जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप अपने आप को खुद को ऐसे तैयार करेंगे जैसे कि आप खुद अभी एग्ज़ाम में बैठे हों, मतलब कि खुद को एग्ज़ाम के अनुसार पूरे तरीके से आपको तैयार करना होगा। अब हम बात करते हैं 13वें नंबर की। यहाँ पर ध्यान देना है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आपको कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम हॉल में बैठना है, और दोनों पेपर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको किसी भी पेपर का आंसर आपको नहीं मिलाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं पहला पेपर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हॉल से निकलते हैं और उसके बाद क्या करेंगे कि तुरंत उसका आंसर मिलाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं कि हमारे कई सारे क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, तो उसके बाद या तो ऐसा होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, या कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि फिर उसके बाद दूसरे पेपर के लिए वो एग्जाम में बैठते भी नहीं। तो यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको दोनों पेपर देना है और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। चाहे पहला पेपर जैसा भी जाए, दूसरा पेपर आपको अच्छा देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम बात करते हैं 14 नंबर की, कि अब आपको घर आकर अपने आंसर को मिलाना है। अगर आप पास हुए तो आगे आपको मेंस एग्जाम की तैयारी करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी, तो निराश होकर के बैठना नहीं है, फिर से आपको अपने अगले एग्जाम की तैयारी करनी होगी। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर 15 की, कि अभी तक 14 नंबर तक जितने भी प्रोसेस के बारे में बात कही गई है, यही प्रोसेस तब तक आपको अपनाना है जब तक कि आपको अपना एम नहीं मिल जाए। तो दोस्तों, आज इन नंबरों के माध्यम से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या जो उनको सोचना चाहिए, वो सभी मैं इस वीडियो में क्लियर की हुई हूँ। लेकिन उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर आप UPSC PSC विद मनीषा सर्च करें, आपको वह पेज मिल जाएगा और उसमें आप डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।